हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। आज हम बात करने जा रहे हैं कादम्बरी मूवी की, जिसमें ये दिखाया गया है कि कादम्बरी देवी की जीवनी प्रेरणा बनी रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की और उनके बीच क्या संबंध थे। कहानी में दिखाया जाता है कि एक छोटे से घर में जमींदार के घर में बड़ी बहू बनकर आई है 9 साल की कादम्बरी, जिसकी शादी हुई है मध्य उम्र के ज्योतिर्नाथ टैगोर से। ये उसी प्रकार था जैसे किसी छोटी मछली का किसी बड़े समुद्र में मिल जाना। दिन भर सारी रस्मों और इतने लोगों के बीच में कादम्बरी की नज़र घर में एक उसके ही हम उम्र गोल मटोल लड़के पर जाती है, जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। सभी उसे प्यार से रवि बुलाते हैं। ये ज्योतिर्नाथ टैगोर के छोटे भाई हैं और रिश्ते में कादम्बरी के देवर। धीरे धीरे कादम्बरी भी इस घर के रंग में रंग जाती है, लेकिन जैसे किसी छोटे बच्चे को एक दोस्त की कमी महसूस होती है, उसी कमी को रवि ने पूरा किया। दोनों एक साथ बात सुनते, खेलते कूदते और लड़ते झगड़ते भी थे। इसी घर की मझली बहू थी गण नंदिनी, रूप से अति सुंदर, गुण से सर्वगुण संपन्न और पढ़ी लिखी थी, जैसे भगवान ने कोई कमी ही नहीं रखी हो। मछली बहू और कादम्बरी के पति की आपस में खूब बनती है। ये दोनों इतिहास की, साहित्य की और खासकर के शेक्सपियर की नाटक की बातें करते हैं, लेकिन कादम्बरी को ये सब कुछ समझ नहीं आता है। उसकी समझ में केवल रवि की बातें आती थी, क्योंकि दोनों की एक ही उम्र थी। मछली बहू के पति सत्येंद्रनाथ को कादम्बरी के घर से बहू के रूप में पसंद नहीं आती, लेकिन उनके पिता के फैसले के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। कादम्बरी के पिता इस घर के नौकर हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाता है। इस बात से कादम्बरी बहुत दुखी होती है, लेकिन वो रवि के साथ हंसती खेलती और इसी के साथ समय बीतता गया और दोनों युवावस्था में पहुंच गए। कादम्बरी का पति हमेशा घर से बाहर ही रहता है और वो उलझी रहती है किताबों में, साहित्य में और रवि में। कादम्बरी हमेशा अपने पति को अपने से एक कदम ऊपर ही रखती है, जैसे वो उसकी पूजा करती हो। यही वजह है कि उन दोनों में कभी भी पति पत्नी जैसा प्रेम नहीं हो पाया। अब कादम्बरी रूप यौवन में काफी सुंदर हो चुकी थी। यही वजह थी कि मछली बहू को ये बात अखरने लगी थी, इसलिए वो उससे कटी कटी रहती थी। घर की बड़ी बहू को साहित्य में काफी रुचि थी और वो उन औरतों में से है जो पुरुष प्रधान समाज में लिखने का साहस रखती हैं। पर इस व्यस्तता में उनकी 2.5 साल की बेटी उर्मिला नौकरानी के हाथों पलने लगी, लेकिन कादम्बरी को उर्मिला से बड़ा प्रेम है और रवि की लिखी गई कविताओं को गीत बनाकर उर्मिला को सुनाती, उसे पुचकारती, क्योंकि संतान का सुख अभी कादम्बरी को नहीं मिला है। अपने पति के सामने सच सवर कर जैसे वो बातें करती है, लेकिन वो उसे देखता भी नहीं है। यहाँ तक कि उसने साहित्य में भी रुचि लेना शुरू कर दी थी, लेकिन उसका पति उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। वो किसी जहाज कंपनी को बनाने की सोच में डूबा हुआ था। पर जैसे ही कमरे में मछली बहू आती है, वो तुरंत उठ खड़ा होता है और बड़े उत्साह से उनसे सारी बातें बताने लगता है, जैसे कादम्बरी वहाँ होती ही नहीं है। ये बातें कादम्बरी को बहुत बुरी लगती है, पर मछली बहू भी ये बात खूब समझती है। इधर रवि ने कादम्बरी को अपनी प्रेरणा मानकर लिखना शुरू कर दिया था। अब तो उसकी कविताएं पत्रिकाओं में छपने लगी थी। वो डेली कादम्बरी को अपनी रचनाएं सुनाता था, जिसे सुनकर कादम्बरी को बहुत खुशी होती थी। उसे ये लगता था कि कहीं तो उसकी ज़रूरत है। अब एक कवि को उसकी प्रेरणा और प्रेरणा को उसकी सही जगह देने वाला मिल गया था। दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते और समय बिताते थे। धीरे धीरे कादम्बरी ने अपने पति के पास जाना भी छोड़ दिया था, पर उन दोनों की ये दोस्ती धीरे धीरे नौकरों को और घर वालों को अखरने लगी। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, उनकी दोस्ती को गलत नाम देने लगे। यहाँ तक सबने उन्हें बांझ तक कह दिया। ये सब सुनकर बड़ी बहू ने उर्मिला को बाहर कादम्बरी को दे दिया और कहा कि अब से तुम ही इसकी माँ हो। इधर रवि को विदेश भेजा जाने लगा, क्योंकि वकालत की पढ़ाई करने के लिए, जिसमें उसे बिल्कुल रुचि नहीं थी। जाने से पहले वो कादम्बरी से मिलने जाता है। कादम्बरी उसको बोलती है कि तुम मुझे रोज खत लिखना, एक भी दिन मत भूलना। ये दोनों पहली बार एक दूसरे से दूर हो रहे थे, जिस बात का इन्हें बहुत बुरा लग रहा था। क्या इसे प्रेम का नाम देना उचित होगा? दूसरी तरफ कादम्बरी का पति भी उसे लेकर अगले दिन ही चंदननगर रवाना हो जाता है, क्योंकि उसकी नई जहाज का काम शुरू होने वाला है। लेकिन 2 दिन बाद ही समुद्र यात्रा में तबीयत खराब होने की वजह से रवि उन दोनों के वापस आ जाता है। उसे देखकर कादम्बरी बहुत खुश होती है और ये बात उसके पति से भी छुपी हुई नहीं है। अब ज्योतिर्नाथ रवि को कादम्बरी से दूर भेजने के बहाने ढूंढने लगा, कभी कभी कोलकाता, कभी मुंबई, कभी कहीं और। कादम्बरी को भी डर सताने लगा कि जैसे जैसे धीरे धीरे उसका नाम होगा, वो प्रसिद्ध होता जाएगा और उसे एक ना एक दिन को जाना ही पड़ेगा और कादम्बरी उसी कविताओं की पहली श्रोता नहीं होगी। एक दिन रात में नदी में नाव पर बैठे हुए ज्योतिर्लिंग ने कहा कि आज हम किनारे पर तैरकर चलते हैं, लेकिन उसी समय कादम्बरी ने रवि का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसके पति को तो बस ये देखना चाहता था कि कादम्बरी पहले किसे रोकती है, और अब उसी की बात साफ हो गई थी। अगले दिन कोलकाता में मछली बहू के बेटे के नाम जन्मदिन होता है। रवि वहां जाने के लिए निकलता है, लेकिन वो कादम्बरी से वादा करता है कि वो रात तक लौट आएगा। इधर कोलकाता आने पर मछली बहू रवि से बहुत सवाल पूछती है कि तुम यहाँ आकर क्यों नहीं रहते हो, चंदननगर में भैया भाभी के साथ क्यों रहते हो। इसके बाद रात को जन्मदिन के मौके पर ज्योतिर्नाथ भी वहां पर आता है और कादम्बरी घर पर अकेली होती है। ज्योतिर्नाथ को मछली बहू रात में रोक लेती है, क्योंकि उन दोनों के बीच गैर संबंध होते हैं, लेकिन
रवि को वापस जाना होता है क्योंकि उसने कादम्बरी से वादा किया था। वो वापस बारिश में भीगते हुए घर पहुंच जाता है क्योंकि आज कादम्बरी का भी जन्मदिन है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं, मन में बहुत सारे एहसास लिए हुए। इसके बाद कादम्बरी और ज्योतिर्नाथ वापस घर आ जाते हैं। ज्योतिर्नाथ फिर से अपने काम में बिजी हो गया है और कादम्बरी और उर्मिला की देखभाल करने में। एक दिन उर्मिला को संभालते हुए कादम्बरी की आंख लग गई और ना जाने कब उर्मिला रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों तक आ गई और सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत का जिम्मेदार कादम्बरी को माना जाने लगा। सभी ने उसे बहुत बुरा भला कहा। अब एक दिन मछली बहू ने अपने पति को रवि की एक पत्रिका दिखाई जिसमें उसकी प्रेरणा और प्रेमिका का वर्णन है और सभी को पता है ये कोई और नहीं कादम्बरी है। उसने अपने पति से कहा कि हमें जल्दी रवि की शादी करवा देनी चाहिए, नहीं तो बहुत बदनामी होगी और अभी पिताजी की बात नहीं टलेगा। जल्दी ही लोग लड़की भी देख आते हैं। रवि ने एक दिन कादम्बरी से पूछा क्या वो शादी कर ले। इस पर कादम्बरी ने बोला क्योंकि वह जानती थी उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है और समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसे भी लग रहा है कि रवि की तरफ उसका रुझान समाज की नजर में पाप है, पर अगर अपने पति की तरफ मुड़ना भी चाहे तो उसे केवल उसकी पीठ ही दिखती है। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि उसका पति थिएटर में किसी अभिनेत्री के साथ समय गुजार रहा है, इसलिए वो हर रोज घर नहीं आता। पूछने पर भी कोई सीधा जवाब नहीं देते और जल्द ही रवि की शादी हो गई और उसका कादम्बरी के पास जाना कम हो गया। अब कादम्बरी की सबसे दूरी बढ़ने लगी। एक दिन वो रवि के कमरे में गई। जिस दिन शाम को ज्योतिर्नाथ के जहाज का उद्घाटन है और उसने कादम्बरी को तैयार रहने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि वो उसे रात में लेने आएगा। आज कादम्बरी खुद सजी, लेकिन इंतजार करते करते रात हो गई पर ज्योतिर्नाथ अभी तक नहीं आया। तभी कादम्बरी की आंख लग गई, लेकिन कुछ देर बाद जब वो उठी तो उसे अपने बाल और कपड़े सही, पर उसके पति अभी भी नहीं आया। तो अब बिस्तर पर पड़े कपड़ों को सही करने लगी। तभी उसके पति के कपड़े से उसे खत मिला। ये खत किसी औरत का था जिसमें लिखा था कि वो पेट से है और ये बच्चा उन दोनों का है। तभी नीचे से आवाज आई ज्योतिर्नाथ बाबू नहीं आ पाएंगे, पर उन्होंने गाड़ी भेजी है, मगर बहुत देर हो चुकी है। जिंदगी गाड़ी फिर से पकड़ने के लिए सुबह दरवाजा तोड़कर देखा कादम्बरी मर चुकी है। उसने जहर पी लिया था जिसके साथ ही उसके सारे अरमान, एक माँ, एक पत्नी, एक प्रेमिका बनने के दफन हो गए। घर वालों ने बदनामी के डर से उसकी आत्महत्या को असमय मृत्यु का नाम दे दिया। आगे जाकर कादम्बरी की जीवनी पर एक उपन्यास भी लिखा जिसका नाम भी था कादम्बरी। कादम्बरी की मौत की खबर ने रविंद्रनाथ टैगोर को तोड़ कर रख दिया था। कादम्बरी की याद में उन्होंने कई गीत और कविताएं लिखी और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।